तो साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण व ऊष्मागतिकी के नियम, किरचॉफ के नियम, स्टीफन का नियम। इन नियमों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो और क्लास को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे जो आपकी गुप्त ऊष्मा है उसके बारे में, या आपके जो गुप्त ऊष्मा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन शायरी सुना देता हूँ। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो सदैव हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना है, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। तो आइए हम देख लेते हैं कि जो हमारी गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होता है, गुप्त ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है, क्या अवस्था में परिवर्तन होता है। तो जो गुप्त ऊष्मा होती है ना, वो दिमाग में गुप्त ऊष्मा आते ही एक दिमाग में पॉइंट याद रख लेना कि गुप्त ऊष्मा आ गया तो ताप है वो इसका नियत रहेगा। गुप्त ऊष्मा होगी वो नियत ताप पर कार्य करेगी। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है वही क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक आपके होता है जूल प्रति केजी, और सीजीएस आपका कैलोरी प्रति ग्राम, जो इसका एक छोटा रूप है। प्रकार, आपकी जो गुप्त ऊष्मा होती है उसका प्रकार होते हैं दो प्रकार, एक तो गलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो आइए हम देख लेते हैं गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है। तो देखिए, गलन की गुप्त ऊष्मा, 1 ग्राम बर्फ को ताप में बिना परिवर्तन किए बिना जल में बदलने के लिए दी गई जो ऊष्मा होती है वो क्या कहलाती है, आपके गलन की गुप्त ऊष्मा। ये देखिए, आपके परिवर्तन किए बिना द्रव अवस्था में बदलने हेतु दी गई ऊष्मा। जैसे 1 ग्राम बर्फ, यहाँ जल ना के क्या आएगा, बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में दी गई ऊष्मा। बर्फ के लिए आपके गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। मतलब प्रति कैलोरी 1 ग्राम को अगर हम बिना टेम्परेचर बदले हुए किस में बदलना है, बर्फ में बदलना है, तो कितनी आपको जो ऊष्मा देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी की। और 1 किलोग्राम को बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी की। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इससे पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ जो आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा उसको। ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है, ये कोई एक ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था को नियत ताप पर किस अवस्था में बदलना है, द्रव अवस्था में। किस में, द्रव अवस्था में। तो इसके लिए हम कितनी ऊष्मा देंगे, 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। अगर हम इतनी ऊष्मा देंगे तो ये ठोस से किस अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लो, 1 केजी आपने बर्फ का टुकड़ा लिया और इसको किस में बदलना है, जल में बदलना है। किस में बदलना है, जल में बदलना है। तो इसको जल में बदलने के लिए हम कितनी ऊष्मा देंगे, 80 कैलोरी, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। और जूल में देना हो तो 3.33 इंटू 10 की पावर 5 जूल प्रति केजी। अब हम देखते हैं वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वो। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, 1 ग्राम जल को नियत ताप पर वाष्प अवस्था में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा। 1 ग्राम जो भी जल होता है उसको नियत ताप पर, या हम कह सकते हैं द्रव्य को वाष्प में बदलने के लिए जो दी गई आपकी क्या होती है, ऊष्मा होती है, वो क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जल हेतु वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। मतलब 1 ग्राम जल को वाष्पीकृत करना है तो कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी आपको, 540 कैलोरी। और किलो कैलोरी के लिए आपको 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। देखिए, नोट लगा के यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है,
बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके कारण भाप से हाथ गर्म जल की अपेक्षा अधिक जलता है। तो आपको जैसे क्वंतनांक होता है तो आपके 100 डिग्री टेम्परेचर पर होता है, और ये क्वंतनांक के टेम्परेचर पर ही जल क्या करता है, वाष्पीकृत होता है। भाई जल जैसे जैसे गर्म करते हो वाष्पीकृत होता है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर समान होकर भी इस जो वाष्प है इससे हमारा हाथ क्या होता है, अधिक जलता है। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। इसका मेन क्या होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप की गुप्त उसका ऊष्मा का मान अधिक होता है। सदैव 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर जल क्वंतनांक बिंदु उबल रहा है तो उस पे अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही भाप दे रहा है तो उससे क्या होगी, वो अधिक जलेगा, क्योंकि उसमें कौन सी ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। तो डायग्राम से हम समझ लेते हैं, ये आपका डायग्राम रहा। ये हमने क्या किया, गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या कर लिया, जो आपका ठोस था उसको द्रव में ले। अब हमको क्या करना है, ठोस पदार्थ को क्या करना है, 540 कैलोरी प्रति किलोग्राम पे क्या करना है, ऊष्मा देनी है। तो ये नियत ताप पर, तापमान यहाँ पे क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो नियत ताप पर हम इतनी ऊष्मा देंगे तो ये कहाँ पे चले जाएगा, वाष्प में या गैस अवस्था में चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि 1 केजी जल को, कितना केजी, 1 केजी जल को आप इतनी ऊष्मा देते हो 540 किलो कैलोरी, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाप में परिवर्तित हो जाएगा। ये होती है आपकी गुप्त ऊष्मा। आगे हम चर्चा करते हैं वाष्पीकरण की। किसकी, वाष्पीकरण की। तो देखो वाष्पीकरण किसे कहते हैं, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब द्रव की कोई भी खुली सतह होनी चाहिए, उसको वाष्पीकृत होने के लिए कुछ ना कुछ खुली सतह तो होनी चाहिए। तो प्रत्येक ताप पर जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे द्रव का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है या वाष्प में बदलता है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। तो देखिए वाष्पीकरण के लिए ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है, और क्षेत्रफल बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। या आप जैसे मैं उदाहरण आपको बता दूं, अगर आप देखो तो आप देखना कि क्षेत्रफल से क्या होता है, अगर किसी जल को गिलास में रखना उसका वाष्पीकरण कम होगा, और उसी गिलास जो जल है उसको किसी बड़े बर्तन कटोरी में रखना तो उसका वाष्पीकरण क्या होगा, जल्दी होगा। तो आइए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। वाष्पीकरण के लिए पहला पॉइंट क्या कहता है, वाष्पीकरण के लिए द्रव अपने अंदर से ऊष्मा प्राप्त करता है। वाष्पीकृत होने के लिए द्रव अपने अंदर से क्या करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है। जैसे शरीर से पसीना सूखने से ठंडक महसूस होना। क्या होता है कि जब हमारे शरीर से पसीना सूखता है तो हमको क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। दूसरा आपके कूलर द्वारा ठंडक उत्पन्न करना। ये आप जब पसीने से भीग कर किसी कमरे में पंखे के नीचे आते हो तो देखना वो पसीना सूख जाएगा, क्योंकि वो अपनी अंदर से ऊष्मा लेगा, तो वो खुद तो वाष्पीकृत हो जाएगा। और अपनी अंदर की ऊष्मा से हुआ तो वहाँ पे हमको क्या महसूस होने लगेगी, ठंडक महसूस। कूलर द्वारा ठंडक उत्पन्न करना, क्या कारण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, और जल के वाष्पीकरण होने के कारण वो खुद तो वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या छोड़ जाता है, ठंडक छोड़ जाता है। पंखे की हवा से गिले कपड़े जल्दी सूखना, या आप देखते हो उदाहरण आपके जनरल जीवन से ही जुड़े हुए उदाहरण है। प्रशीतक द्वारा ठंडक उत्पन्न करना, या आपका जो फ्रीज होता है उसके द्वारा ठंडक उत्पन्न करना। क्या होता है, फ्रीज में एक तांबे की कुंडली होती है और उसमें कौन सी गैस भरी होती है, फ्रियोन गैस भरी होती है, जो क्या होती है वहाँ से वाष्पीकृत होती है। तो वाष्पीकृत खुद वाष्पीकृत होती रहती है, और रेफ्रिजरेटर या फ्रीज के अंदर क्या उत्पन्न कर देती है, ठंडक उत्पन्न। और सबसे अच्छा उदाहरण जो आपका राजस्थानी फ्रीज होता है, हाँ, जिसको मारवाड़ी भाषा में मिट्टी का बर्तन बोला जाता है। तो देखिए यह आपके बहुत अच्छा पॉइंट रहा। गर्मियों में मटकी का पानी ठंडा रहता है, किसके कारण,
वाष्पीकृत के कारण। क्या होता है कि गर्मियों में जो मिट्टी की बनी मटकी होती है या मिट्टी का बना जो बर्तन होता है उससे जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो वो अपने अंदर से क्या करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है और अपने स्थान पे क्या छोड़ जाता है, ठंडक छोड़ जाता है, जिससे मटकी या मिट्टी के बर्तन में पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो ये था आपके वाष्पीकरण। अगला हम देखते हैं आर्द्रता। वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। हमारे वायुमंडल में जब देखना वर्षा ऋतुओं में क्या होती है, आर्द्रता उत्पन्न हो जाती है। तो वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जैसे समुद्री तटीय स्थानों पर जो भी होती है वो आर्द्रता अधिक होती है। देखिए मैं इसका वाष्पीकरण और इसका कुछ आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये आपका क्या होता है, जैसे समुद्री जल, ये आपका क्या है, समुद्री जल। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य की किरणें गिरती है, ये आपका सूर्य रहा, सूर्य से यहाँ पे आपके क्या हुआ, ये किरण इस जल पे गिरी, तो जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। और जल की वाष्पीकरण से ये क्या बन जाएंगे, बादलों का विचरण होगा। और बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते रहेंगे और वापिस यही बादल क्या कर देंगे, उस जल को जमीन पे छोड़ देंगे, जिससे हमारी प्रकृति भी क्या रहती है, हरी भरी रहती है। और यही जल वापिस जाकर नदियों के रूप में कहाँ पे मिल जाता है, समुद्र में। और वापिस वही प्रतिक्रिया चलती है, जल का वाष्पीकरण होता है, बादल होते हैं, बादल विचरण करते हैं और फिर वापिस बरसात कर देते हैं। ये आपका सर्किट पूरा बना हुआ चलता है। और इस मौसम में समुद्र के स्थानों पर क्या होती है, यहाँ पे वायुमंडल में भी जल वाष्प की उपस्थिति होती है, जिसको ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वर्षा ऋतु में आर्द्रता बढ़ना, वर्षा ऋतु में क्या होती है, आर्द्रता बढ़ती है। मनुष्य स्वास्थ्य के लिए आर्द्रता कितनी होती है, 60 से 65% जरूरी है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ती है तो वो मनुष्य के लिए खतरनाक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, हाइग्रोमीटर। क्या कहलाता है, हाइग्रोमीटर। और ताप बढ़ने पर भी आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो वो जो जल है उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला हम पॉइंट देखते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम। किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। कोई भी वस्तु है, अगर उसके शीतलन की दर उस वस्तु और वातावरण के ताप, कोई भी वस्तु है और जो वातावरण के ताप होता है उसके अंतर होता है, उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे उदाहरण देखिए हम, एक गर्म वस्तु 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में, देखो अंतर 10 डिग्री का, ये लगा समय 40 से 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे भी 10 का होने में लगे समय से कम होगा। मतलब 90 से 80 तक अगर कोई वस्तु ठंडी होगी तो समय कम लगेगा अपेक्षित 40 से 30 तक ठंडा होने में जो लगता है। ये क्या कहलाता है, आपका न्यूटन का शीतलन नियम। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के साथ संबंध किया जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का हम किस किस के साथ, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और आपकी यांत्रिक ऊर्जा के साथ क्या करेंगे, संबंध स्थापित करते हैं, उसको ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के 2 नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम। तो ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उपनाम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण पे आधारित है, तो किस संरक्षण पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। एक यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य की क्या होती है, समानुपाती होती है। कोई भी यांत्रिक क्रिया हो उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा होती है वो किए गए कार्य, जो हमने कार्य किया उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। अगला हम देखते हैं, इस नियम के द्वारा ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस नियम के द्वारा ऊष्मा प्रवाहित होने की हम दिशा को ज्ञात नहीं कर सकते। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, तो नहीं किया जा सकता।
ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जिसका नाम होता है उत्क्रम माप का नियम। इस नियम के अनुसार उपलब्ध ऊष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है। मतलब इस नियम के अनुसार उसके तो कार्य के समानुपाती थी, लेकिन इस नियम के अनुसार उपलब्ध जो भी ऊष्मा है उसके संपूर्ण भाग को हम यांत्रिक कार्य में नहीं बदल सकते। देखिए, परंतु इसके कुछ निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है। अर्थात ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं की जा सकती। यह आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऊष्मा कभी भी निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं होती, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हम प्रवाहित कर सकते हैं। ये ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम में है। इस नियम से ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है, जैसे हमने कर ली उच्च ताप से निम्न ताप की। और अगला आता है आपका रुद्रोष प्रक्रम। रुद्रोष प्रक्रम क्या कहता है? निकाय न तो अपने बाहर के वातावरण को कोई ऊष्मा दे पाए और न ही वहां से ऊष्मा ग्रहण कर पाए, वो क्या कहलाता है? आपका रुद्रोष प्रक्रम। इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल से समझ जाओगे। कार, साइकिल या जो आपका मोटर वाहन होते हैं उनके टायर अचानक फट जाए तो उनकी हवा निकलकर वायुमंडल में क्या हो जाती है? फैल जाती है। जो भी साइकिल वगैरह होती है इनके टायर अगर जब अचानक फटते हैं तो जो उसकी हवा होती है वो निकलकर कहाँ फैल जाती है? वायुमंडल में फैल जाती है। शुष्क बर्फ बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अचानक क्या करना? प्रसारित करना। किसका प्रक्रम है? रुद्रोष प्रक्रम। ये सीधे उदाहरण पूछे जा सकते हैं। थर्मस में भरी चाय को अचानक हिलाने पर चाय गर्म हो जाना। चाय को जब आप थर्मस में भरी चाय होती है उसको आप अचानक हिलाते हो तो चाय क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊष्मा होती है और वो न तो निकाय के बाहर से ग्रहण करती है न निकाय को देती है, तो वो क्या हो जाती है? अचानक गर्म हो जाती है। अगला आपके आता है किरचॉफ का नियम। तो देखिए हम देखते हैं किरचॉफ का नियम क्या कहते हैं। इसके अनुसार अच्छे अवशोषक, इस नियम के अनुसार ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे क्या होते हैं? उत्सर्जक होते हैं। जैसे हम यहाँ से देखते हैं जो गर्मियों में होते हैं, गर्मी उसमें क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा गर्मियों के दिनों में ज़्यादा रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में आपको काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काले वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करते हैं, और अगर वो अवशोषण भी ज़्यादा करेंगे तो वो उत्सर्जित भी क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। ये किसका नियम है? किरचॉफ का। क्यों? जिससे सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र होता है, सफ़ेद रंग होता है, वो ऊष्मा का अवशोषण क्या करता है? कम करता है। और अगर ऊष्मा का अवशोषण कम करेगा तो उत्सर्जित भी क्या करेगा? कम ही करेगा। आगे हम देखते हैं इसके उदाहरण। अंधेरे कमरे में काली व सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करने पर रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी और वो हमको अधिक चमकीली दिखाई देगी। मतलब समान टेम्परेचर पर अगर हम दोनों वस्तुओं को बंद कमरे में रख दे तो थर्मस के बाहर एवं भीतरी सतह को चमकदार बनाना। थर्मस की जो बाहरी एवं भीतरी सतह होती है उसको क्या बनाना? चमकदार, जिससे कि विकिरण जैसे सूर्य की आए विकिरण और इससे टकराए बाहरी सतह से वापिस घूम जाए उसी दिशा में, तो वो क्या होता है? उससे जो अंदर कोई भी पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, वो उससे खराब नहीं होता। लाल रंग की वस्तु को गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करना। जब हम लाल रंग की वस्तु को गर्म करते हैं तो कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करती है? हरे रंग का। तो ये किसका? किरचॉफ का नियम कहलाता है। अगला हम देखते हैं स्टीफन का नियम। ये देखिए स्टीफन का नियम। किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, हमने ये पहले भी पढ़ा था और आपको बता देता हूँ। जो किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा की दर E उसके परम ताप T के चौथे घात के क्या होती है? समान। उसके जो भी परम ताप होता है, कम से कम ताप होता है, उसके चौथे घात के E समानुपाती T4। जो मतलब इसका परम ताप जो इसका न्यूनतम ताप है, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है उसका न्यूनतम ताप है कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, तो उससे
ऊर्जित जो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसकी दर कितनी होगी, तो E समानुपाती T4। मतलब हम कह सकते हैं अगर टेम्परेचर 4 है तो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 16 16 चौक 64, और 64 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 256। ये इतना आपके परिवर्तन होता है उत्सर्जित करने में विकिरण को। और यहाँ पे हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या लिया, नियतांक। ये आपके नियतांक, और नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन। ये होता है इस नियतांक का मान। तो आज आपके ये जो क्लास थी, इस क्लास के अंदर आपके हमने पढ़ा गुप्त ऊष्मा, जो आपको बर्फ़ के लिए, जल के लिए इसका एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारा जो ये चैप्टर था ताप और ऊष्मा का वो कंप्लीट हो गया है। इससे अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कार्य, शक्ति व ऊर्जा की। और एक आप संडे टू संडे क्लास का ध्यान रखना, ये साइंस का आपको 7 से 8 बजे के बीच क्लास आएगी संडे को। जितना हमारा अभी तक सिलेबस हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पीछे गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, तो वो आप ज़रूर देखें, जिससे आपका जो भी क्लास कोई भी कंफ्यूज होगा वो भी दूर हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहेगी। और आपके संडे के सुबह 10 से 11 बजे इसी चैनल पे करंट जीके की क्लास भी आएगी। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अच्छी और बेस्ट तैयारी के लिए।